आदाब दोस्तों, मैं हूं सबा पाशा और आप देख रहे हैं द स्टेलर्स पॉडकास्ट। ये है हमारे पॉडकास्ट का चौथा एपिसोड। यहाँ हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो अपनी सोच, तहजीब और इल्म के ज़रिए ज़माने भर को रोशन कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जो एक बेहतरीन शायर के साथ साथ एक बहुत ही काबिल अदीब भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इकबाल यूसुफ साहब की। इकबाल यूसुफ साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत इस्तकबाल। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपने जो है मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और मेरे ख़यालात जो कुछ भी हैं उसे यहाँ पर रखने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। इकबाल साहब, मैं कुछ सवालात आपसे यहाँ पर पूछूंगी और मैं चाहूँगी कि उसका आप खुलकर जवाब दें जो हमारी ऑडियंस सुने। और ख़ासकर कुछ ऐसे सवालात होंगे जो इल्म से काफ़ी जुड़े हुए सवाल हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि आप एक अदीब हैं, बहुत अच्छा इस चीज़ में तजर्बा रखते हैं शायरी की दुनिया में, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इंशाल्लाह आपके जवाबात हमारी ऑडियंस को जो है सेटिस्फाई कर देंगे। पूरी कोशिश करूँगा जी। इकबाल साहब, सबसे पहले तो यही सवाल है कि जैसे आप शायरी करते हैं और हर शायर की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक मोड़ ऐसा आता है, बचपन से लेके जवानी, फिर जो भी मोमेंट एक रहा हो, कि वो एक आम इंसान से एक शायर बन जाता है। उसका सोचने समझने का जो नज़रिया होता है वो चेंज होने लगता है। तो ऐसा कौन सा मोमेंट रहा है, कौन सा वक्त रहा है जिसने आपको एक शायर के तौर पर उभारा है? जी, कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा फेज़ नहीं आया था ज़िंदगी में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इंसान जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नहीं पाता है, उसके नज़दीक नहीं मौजूद होती है, वो चीज़ इंसान शायरी में पा लेता है और उसे वो सारी चीज़ें शायरी में मिल जाती है। तो मेरे नज़दीक कोई ऐसा कोई कीमती लम्हा नहीं था कि मैं शायरी से जुड़ा। धीरे धीरे क्या हुआ कि 14-15 साल की उम्र में, जब कुछ भी इल्म नहीं था कि शायरी क्या होती है, शायरी कैसे करते हैं, लेकिन और ऐसा घर का भी कोई माहौल नहीं था कि हमारे यहाँ कोई पहले से कोई शायर हो। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे यहाँ कुछ व्हाट्सएप्स पे ग्रुप चला करते थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग शायरी करते थे। तो पढ़ने में ऐसा लगता था कि अरे, लोग अपनी बातें सिर्फ 2 मिसरों में कह देते थे और पूरी बात उसमें एक्सप्लेन हो जाती थी। तो वो देखकर बहुत खुशी होती थी। तो फिर धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करी, बहुत सारे शोरा को पढ़ा, फिर जानकारी हासिल हुई, फिर पता चला कि नहीं यार, शायरी तो जो है बहुत आगे की चीज़ है और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है। तो पहले शुरुआती दौर में बहुत पढ़ा, बहुत सोचा, फिर बहुत सारी चीज़ें लिखी, फेंक दी, नहीं सही लगी, फिर कोशिश करते करते आज जो है यहाँ तक के अल्लाह ने जो है रास्ता दिखाया, फिर यहाँ आज मौजूद हैं। जैसे आप एक शायर भी हैं, एक अदीब भी हैं, आप इल्म रखते हैं शायरी की दुनिया में काफ़ी, माशाल्लाह। तो एक अदीब में और एक शायर में क्या बुनियादी फ़र्क है? मेरे नज़दीक अदीब और शायर में सीधा सा फ़र्क यही है कि शायर या कोई भी लिखने वाला इंसान जो लिटरेचर से जुड़ा हुआ है और वो लिखने का काम कर रहा है, तो अदीब की ज़िम्मेदारी ये होती है कि अगर उस लिखने वाले के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया खड़ी हो तो अदीब उसके फेवर में खड़ा रहेगा। लेकिन अगर वो लिखने वाला इंसान अगर गलत लिख रहा है और उसके बावजूद पूरी दुनिया उसके सपोर्ट में हो, तो अदीब का काम ये है कि उसको क्रिटिसाइज़ करे। अदीब उसके ख़िलाफ़ खड़ा रहे, ये खौफ अपने दिल से निकाल दे कि लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अदीब का सीधी ज़िम्मेदारी अदीब की यही है कि वो हमेशा अगर गलत है तो गलत को गलत कहे और अगर सही है तो सही को सही कहे। आपके नज़दीक क्रिटिसिज्म कैसा रोल प्ले करता है? मेरे नज़दीक क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म ही जो है चेंज लाता है सोसाइटी में। अगर कोई इंसान वो किसी शायर का मिसरा भी है कि अगर ज़िंदा है तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है, तो आपको ज़िंदा हर हाल में नज़र आना ज़रूरी है। आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत मुबारकबाद, लेकिन अगर आप सही को सही नहीं कह सकते, गलत को गलत नहीं कह सकते, तो फिर आप अपनी ज़िम्मेदारी निभा ही नहीं रहे ठीक से। आप अदब में और लिटरेचर में कोई भी अपना रोल निभा नहीं रहे ठीक से। आप बस अपना ज़ाती फ़ायदा, अपनी ज़िंदगी में ज़ाती मसाइल को ध्यान में रखते हुए अपना रोज़गार चला रहे हैं। बस यही चीज़ें हैं जो अदीब की ज़िम्मेदारी है, जो उसे निभानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब है आपका। जैसे आप बहुत शायरी को पढ़ते हैं, आपने कदीम शायरों को पढ़ा, जदीद शायरों को पढ़ा, तो जदीद और कदीम शायरी में क्या बुनियादी फ़र्क है आज के ज़माने में और कौन सी आप बेहतर समझते हैं? देखिए, कदीम और जदीद शायरी के 2 अलग फेज़ हैं। कदीम शायरी तो वो हमेशा से ही ज़िंदा रहती है, गालिब से लेकर के और आज तक जो है कदीम शायरी का रोल चल रहा है। लेकिन जदीदियत
हर दौर में आती है। जदीदियत का मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर कहीं पे मुशायरा हो रहा है तो वहाँ पर बहुत सारे सामीन, वहाँ पर बहुत सारी सामीन मौजूद है, और वो अगर वहाँ पर जदीदियत की शायरी हुई है, मिसाल के तौर पर बिलाल सहारनपुरी साहब हैं, वो जदीदियत की शायरी कर रहे हैं, अगर उन्होंने जदीदियत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और सुनने वालों को 5 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगा मुशायरे में, और उनको लगा कि हाँ बहुत अच्छी शायरी हुई है, तो उसके बाद अगर वो घर जा कर के सामीन अगर वो रात में लेटे और उनको उस मुशायरे से एक भी मिसरा अगर उनके जहन में ना रह गया हो, या एक भी शायर का नाम कि हाँ उनको याद रह जाए, अगले दिन वो दफ्तर में जाए और लोगों से कहे हैं कि रात में मैं मुशायरे में गया था, वहाँ पर फला शायर आया हुआ था, उसने बहुत अच्छे शेर सुनाए। जदीदियत के साथ मसला यही है कि जदीदियत आपको उस टाइम पर बहुत अच्छा आपको लगेगा सुनने में कि शायरी बहुत लाजवाब हो रही है, लेकिन आप मुशायरे के बाद, सुनने के बाद, कुछ वक्त के बाद वो भूल जाएंगे, आपको उसका असर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। कदीम शायरी का मामला ये है कि आप अगर कदीम शायरी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको वो मिसरा 2 साल बाद भी याद आ सकता है कि आप ये मिसरा उस मुशायरे में सुन के आए थे या उस किताब में आपने पढ़ा था। कदीम शायरी मेरे नज़दीक यही है कि कदीम शायरी हर दौर में ज़िंदा रहती है। शायरी, जी, शायरी का मसला ये है कि शायरी पहले क्या था कि शायरी पहले दरबार में होती थी, अब दरबार से बाजार तक, बाजार से अखबार तक, और अखबार से सरकार तक आ पहुंची है। वाह। इमरान प्रतापगढ़ी साहब को आप देखते हैं, सब लोग देखते हैं, वो उन्होंने अपनी शायरी से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी है। तो शायरी ने हर दौर में अपना रंग दिखाया है और वो अब सरकार तक पहुंच चुकी है। बहुत अच्छा जवाब। आपको क्या लगता है कि एक शायर जो होता है वो पैदा होता है या ज़माना या उसका इन्वायरमेंट उसको क्रिएट करता है? ये काबिलियत अताई होती है या ज़माने के लिहाज से, ज़माने के साथ साथ इंसान तब्दील होता रहता है? मेरे नज़दीक इसका जवाब ये है कि इस पे कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पे कंट्रोवर्सी की, बहुत बहस हुई। ये समंदर के बराबर की बहस है जिसको एक कतरा देख करके इसका फैसला नहीं कर सकते। हर शायर का अपना अपना इस पर ओपिनियन है। मेरे नज़दीक मामला ये है कि शायर जो है वो शायर बन नहीं सकता कोई। शायर होते हैं लोग, शायर बन नहीं सकते, लेकिन शायर पैदा होते हैं। जी, तो ऐसा मान सकते हैं कि शायर पैदा होता है, क्योंकि शायर अपनी एक अलग सोच और अपनी एक अलग ज़िंदगी लेकर के पैदा होता है, और वो अपने साथ साथ 10 ज़िंदगियाँ साथ में जीता है। तो शायर पैदा होता है बेसिकली। वो गालिब का मक्ता भी है कि अरे आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में। जब गालिब जैसा उस्ताद शायर, जिसे आज के दौर में जितने लोग भी शायरी से जुड़े हुए हैं वो गालिब की शायरी से इनकार नहीं कर सकते, गालिब के दीवान से इनकार नहीं कर सकते, वो गालिब के सामने गालिब को मानते ही हैं हर हालत में, कोई भी हो तो वो गालिब को मानेगा। लेकिन गालिब जैसा इंसान ये कह सकता है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब अपनी बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ जो भी कुछ है वो आमद की शायरी है। तो जब गालिब इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम लोग कौन होते हैं इस बात से इनकार करने वाले कि आमद जैसी कोई चीज़ नहीं होती? बिल्कुल होती है, क्योंकि हुनर भी कहीं ना कहीं, हुनर अगर हमें अल्लाह देता है तो वो कहीं ना कहीं ऊपर से ही अल्लाह ताला की तरफ से ही आ रहा है। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि कभी कभी पूरा ख्याल भी नाजिल हो सकता है, कभी कभी पूरा मिसरा भी आ सकता है, कई सारी चीज़ें हैं इसमें। आपके नज़दीक एक अच्छे शायर में क्या चीज़ बहुत पुख्ता होनी चाहिए? जज्बात, तजुर्बा या उसकी ज़बान पे काबू? मेरे नज़दीक ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है शायर के लिए। सबसे पहली चीज़ तो तजुर्बा। क्या होता है तजुर्बा? इंसान जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उसको तजुर्बा हासिल होता जाता है, और तजुर्बे के साथ साथ ज़बान का भी बहुत अहम किरदार होता है। ज़बान डिसाइड करेगी कि आप इस फील्ड में कितने दिन रह सकते हैं। आपको ज़बान पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका तलफ़ुज़ नहीं ठीक है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मिजाज को मिजाज बोल रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है शायरी का, आप शायरी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तलफ़ुज़ बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शायरी के लिए। ये बात तो उन लोगों का दिल दुखा दे कि जो आजकल के ज़माने में शायरी कर रहे हैं और वो शीन और सीन में फ़र्क नहीं पता कर पाते, ना वो तलफ़ुज़ उनका इतना ठीक होता। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें बंद कर देना चाहिए या क्या आप उनके लिए मशवरा देना चाहेंगे? नहीं, क्या करें वो? बंद तो नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर। मेहनत तो बहुत सारी चीज़ें उनको सीखनी पड़ेंगी, और ऐसा भी नहीं है कि वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब तो बहुत सारी चीज़ें अब तो अवेलेबल हो गई हैं, आप आराम से लोग कर सकते हैं। सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गई हैं, आप कहीं से भी निकाल कर सकते हैं। लेकिन बस ये है कि शर्त आपको ये है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपने ऊपर। आप जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा निखर के आएंगे। अच्छा, जैसे बड़े बड़े शौरा रहे हैं, गालिब, इकबाल और
मीर तकी मीर, मीर अनीस, और भी बहुत नाम हैं शायरी की दुनिया में। इन शौरा में ऐसी क्या चीज़ है कि इन्हें आज तक दुनिया याद रखती है? इनका हर मतलब इतने सारे शेर के ज़बान पे इंसान के रहते हैं हमेशा। ये शोरा वो लोग हैं जो फाउंडेशन का काम करते हैं। जैसे मैं आपको बहुत सिंपली वे में समझाता हूँ। गालिब के साथ मसला ये है कि गालिब आज जैसे हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गालिब को अगर 30th सेंचुरी में भी पढ़ा जाएगा तो ऐसा लगेगा कि गालिब आज भी आगे की बात कर रहा है। वो गालिब का शेर है कि नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी बू तुराब में। तो गालिब को पढ़ते वक्त ऐसा एहसास होगा कि गालिब हमेशा आगे की बात करते हैं। ऐसे ही दूसरी तरीके से अगर मीर तकी मीर को देखेंगे तो मीर के यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये पाई जाती है कि आपको दिखेगा कि वहाँ पर हसरत की बात हो रही है। अल्लामा इकबाल साहब के यहाँ ये मसला है कि आप जब उनको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक हौसलों के पहाड़ पर खड़े हुए हैं और आप पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। तो इन लोगों के यहाँ, असातिज़ा के यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनकी शायरी में एक अलग खुसूसी चीज़ें पाई जाती थी जो उनको ज़माने से जुदा बनाती हैं और आज के दौर में उनको ज़िंदा रखती है लोगों के बीच में। वाकई बहुत अच्छा जवाब है और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को पढ़ना चाहिए। बुनियादी शायर यही लोग हैं कि इनसे पढ़कर सीखें। जैसे आजकल कंटेंट बहुत हो गया है, पहले कुछ ही शौरा हुआ करते थे, हम उन्हें पढ़ लेते थे किताबों से या जिस तरह से भी मुशायरों में सुन लिया। अब क्या है कि हर तीसरा बंदा, हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं शायरी कर रहा है और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं, इतना कंटेंट हो गया है कि लोग जो है ना बस एंटरटेनमेंट के लिए देख लेते हैं, बस ख़त्म बात। तो ये कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है उर्दू अदब को, ज़बान को और शायरी को? किस तरह से ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, इतनी अवेलेबल हो जाना किसी चीज़ का? बहुत ख़ास दोस्त है हमारे अश्विनी मित्तल साहब, उनका शेर है कि ज़बान और करम दोनों का धनी हूँ मैं, उर्दू बोलने वाला सनातनी हूँ मैं। तो ये बात अश्विनी साहब ने कही, लेकिन मुनव्वर राना साहब ने कहीं कहा था कि हर एक आवाज़ उर्दू को फरियादी बताती है, ये पगली फिर भी अब तक खुद को शहजादी बताती है। तो उर्दू के साथ मसला ये है कि उर्दू शायरी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। उर्दू शायरी की जो पहचान है और जो उसकी जो एक कशिश है वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। बस ये है कि लोग जो आज के दौर के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हल्की शायरी कर रहे हैं, वो मेयार शायरी का गिरा रहे हैं। इससे नुकसान आज के दौर का नहीं होगा, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है जब वो हम लोगों को पढ़ेगी तो, और जो आज के दौर में हल्की शायरी कर रहे हैं उनको जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार असलियत तो यही है, वो पहले के लोगों को भूल जाएंगे। तो वो जो उनका पास होगा उसके हिसाब से वो चलेंगे, तो उस हिसाब से धीरे धीरे ग्राफ गिरता चला जाएगा। तो ये नुकसान बाद का है और ये बहुत बड़ा मरहला है जो कभी इसका जो है अगर हम लोग अभी इसके लिए स्टेप नहीं लेते हैं तो फिर बाद में बहुत नुकसान होगा। आपको क्या लगता है कि शायरी सिर्फ़ और सिर्फ मज़े के लिए सुनते हैं लोग, या सुननी चाहिए, या इसकी कोई ज़िम्मेदारी भी है? शायरी की कोई ज़िम्मेदारी भी है हमारे? मेरे नज़दीक इसका जवाब ये है कि शायरी जो है वो पहल क्या होता है कि हम लोग शौक़ में करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग शौक़ में करते हैं। शायरी के साथ भी मरहला ये है कि हम लोग पहले उसको शौक़ में करते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है कि 2 मिसरों में अपनी पूरी ज़िंदगी की बात कह देना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो भी इंसान शायरी से जुड़ जाता है वो अपने ज़िंदगी की आखिरी स्टेज तक वो शायरी को नहीं छोड़ सकता। वो बंद कमरे में भी बैठ के वो मिसरा उसके जहन में आएगा, तो वो क्या होगा कि शायरी से उसका ताल्लुक़ कभी टूट नहीं सकता। शायरी फिर जिम्मेदारी हो जाती है। तो वो बाद में शायरी को इस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं कि फिर उसको ज़िम्मेदारी के तौर पर निभाते हैं। वो पाकिस्तान के किसी शायर का शेर है कि पहल हम एक बदन में आग जला देते हैं, फिर वो आग जलाए रखना ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो शायरी के साथ भी यही रोल है कि हम लोग उसको ज़िम्मेदारी बना देना चाहते हैं। क्या एक शायर को सोसाइटी का एक आईने की तरह काम करना चाहिए कि सोसाइटी में जो भी हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करे, उसको दिखाए लोगों को? इस तरह की शायरी होनी चाहिए। इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला ये कि अगर वो शायर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने पर्सनल ज़ाती मसाइल को अगर वो बयां कर रहा है अपने शायरी में, सिर्फ अपनी बातें कर रहा है, तो वो आईना कहीं ना कहीं बहुत कम नज़रिए से होगा, क्योंकि फिर वो सिर्फ अपनी बात कह के और बहुत ही कम सर्कमस्टेंसेस में रह जाएगा। लेकिन अगर वो सोसाइटी एज ए होल की बात करे
अगर वो पूरे समाज की बात करें तो फिर वो समाज का आईना हो जाएगा। जैसे फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने नज़्म लिखी थी, तो वो उन्होंने सोसाइटी एज ए होल की बात करी, तो वो आईने के तौर पे उन्होंने काम कर दिया। तो जब शायर अपने तख़य्युल से बाहर निकल के और ज़माने के लिए काम करे तो फिर वो आईना हो जाता है। कौन से शायर कदीम शायरों में खासकर ऐसे रहे हैं जो सोसाइटी के आईने की तरह एक रोल प्ले करते थे? सोसाइटी में फैज़ का नाम लिया आपने, फैज़ अहमद फैज़, काफ़ी अच्छी नज़में इनकी हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब हो गए, अहमद फराज साहब हो गए, और एक तरीके से देखें तो नसीर तुराबी साहब हो गए। ये लोग बहुत अच्छा काम इन लोग करके गए हैं और आने वाली पीढ़ियों को ये बहुत अच्छी शायरी दे करके गए हैं तोहफे के तौर पे, जो आज भी ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगी। बिल्कुल। आपकी ज़ाती शायरी में किस चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस का या आपकी ऑब्जर्वेशन जो आप करते हैं, दूसरे के एक्सपीरियंस से आप गेन करके शायरी बता देते हैं? मैं दोनों को साथ लेके चलता हूँ। मैं ऑब्जर्वेशन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को ऑब्जर्व करूँ, लोगों के बारे में जानूँ, लेकिन फिर भी उस तरीके से नहीं जान पाता हूँ, कुछ ना कुछ अधूरापन रह जाता है। कोशिश करता हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस रखने की कोशिश मैंने पहले करी थी, अभी भी थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं करता हूँ जिस तरह से शुरुआती दौर में मैंने कोशिश करी थी। क्योंकि जब मैं करने लगा, इस फील्ड में आ गया, तो मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ अपने दर्द को बयां कर देने का नाम शायरी नहीं है। शायरी लोगों के लिए भी होनी चाहिए, और लोगों के ज़ाती मसाइल को अगर आप बयां कर रहे हैं तो लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं और लोग आपसे जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद लोगों को लगेगा कि यार ये मेरी बात हो रही है, तो फिर उस हिसाब से लोग आपको पसंद करेंगे। हाँ। आपको क्या लगता है कि अभी हम जैसे उर्दू ज़बान का देख रहे हैं हाल, आने वाले वक्त में, फ्यूचर में उर्दू ज़बान का क्या हाल रहने वाला है? क्या उर्दू ज़बान लोगों में फैल रही है या फिर ये ख़राब हो रही है धीरे धीरे? उर्दू ज़बान का सबसे बड़ा जो है मसला ये है कि उर्दू हर वक्त हर दौर में ज़िंदा रहेगी। और जैसे किसी शायर का शेर है कि शायरी कारे जुनू है, सबके बस की बात नहीं, वक्त पर बिस्तर से उठिए, वक्त पर सो जाइए। तो उर्दू के साथ भी मसला ये है कि उर्दू अगर आज भी लोग पढ़ना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जहाँ से वो लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। एक बहुत सारे ऐप आ गए, उर्दू हमज़मा करके एक ऐप है, वहाँ पर मेरे ख्याल से 4-5 साल के बच्चे भी जो है उसमें सीख सकते हैं उर्दू। बहुत आसान, जिसको सीखना है वो सीख ले जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन जो लोग इससे किनारा कर रहे हैं वो किनारा कर ले जाते हैं, फिर उनका दिल हट जाता है कि उर्दू लोग सोचते हैं कि उर्दू सीखने का क्या फ़ायदा, उर्दू से क्या मिलना है। लेकिन ये बहुत समझ लेते हैं। जी, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है उर्दू। और आप ये मोहब्बत करने वालों की ज़बान है जो आपको मोहब्बत करना सिखाएगी और लोगों से जुड़ना सिखाएगी। तो उर्दू से कभी भी किनारा नहीं करना चाहिए। आप तो खासकर लखनऊ से हैं, तो लखनऊ में तो बहुत ज़्यादा ज़बान पे जोर दिया जाता है, लखनऊ के लोगों की ज़बान बहुत अच्छी होती है। और जैसे आजकल के ज़माने में नए नए शोरा निकल के आ रहे हैं, तो ऐसा कोई ख़ास शायर आज की दुनिया में, आज के ज़माने में, जो आपको लगता है कि हाँ ये असल माने में शायरी कर रहा है और अच्छा शायर है, लोगों को पढ़ना चाहिए? आज के दौर में तो कई सारे शायर ऐसे हैं, मैं सिंपली वे में अगर किसी एक का नाम लूँ, जैसे कि इब्राहिम अली ज़ीशान साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। इस वक्त नौजवानों में उनसे बेहतर काम इस वक्त मेरे नज़दीक तो कोई नहीं कर रहा है। इब्राहिम भाई बहुत लाजवाब, बहुत ही काबिल तारीफ़, काबिल एहतराम शख्सियत हैं, और वो इंसान भी बहुत लाजवाब हैं। कई बार मुलाकात हुई, बहुत पुराना रिश्ता है उनसे, और ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ आपके सामने कि वो बहुत ही लाजवाब इंसान है। लोग उनको बहुत समझने में बहुत देर कर देते हैं लोग उनको, लेकिन ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि वो बहुत ही काबिल तारीफ़ और काबिल ज़िक्र शख्सियत हैं, और उनकी शायरी इतनी लाजवाब है कि कोई शेर उनका सुना सकते हैं आप? आज आऊँगा तेरे पास मोहब्बत लेकर, मुद्दतें हो गई इज़्ज़त का जनाजा निकले। उनका एक शेर है कि ऐसी भी मोहब्बत दिले नादा नहीं करते, हर बात पे जाना मेरी जाना नहीं करते। मैंने भी सुना है, बहुत अच्छा शेर। बहुत ही काबिल तारीफ़ शायरी, इस वक्त वो उर्दू शायरी में वो अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में इब्राहिम भाई को बहुत ही खुलूस के साथ लोग पढ़ेंगे। कि मैंने 2-4 लोगों से सुना था कि आने वाले वक्त के अहमद फराज, ऐसा कुछ, ये सच है? जी, हकीकत है ऐसा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके ये तो इंसानी फितरत का एक फ़ेज़ है कि आप जब उरूज पे होते हैं या जब आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने लगते हैं तो बहुत सारे लोग आपके ख़िलाफ़ भी लग जाते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ? जी,
जैसे किसी शायर का शेर है कि वहाँ वहाँ से उठा दी गई हैं दीवारें, जहाँ जहाँ से तेरा घर दिखाई देता था। तो ऐसे ही लोग हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं और बहुत ही मतलब हाई क्लास सोसाइटी से वो लोग बिलोंग करते हैं, जो इब्राहिम अली ज़ीशान साहब को उठता हुआ नहीं देख सकते। अरे क्योंकि एक नौजवान शायर जो मेरे ख्याल से 25 साल के भी नहीं है अभी। हाँ 25-26 साल के होंगे, इससे ज़्यादा उम्र नहीं होगी उनकी। उसके पीछे वजह ये है कि अगर उनको उनके दिल में ये डर है कि अगर इब्राहिम भाई अगर आ गए फ्रंट पे तो फिर उनके पर्सनल बिजनेस जो है, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो सब उनके जो है बहुत नुकसान में आ जाएंगे। तो इस वजह से वो डर रहे हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं डर है। तो इस वजह से वो इब्राहिम भाई को उठता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन जिसको अल्लाह ताला इज्जत देना चाहे उसको कोई बदनाम नहीं कर सकता। तो वो हर दौर में वो आगे रहेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआएं उनके साथ। पर्सनल कनेक्शन भी है उनके साथ। जी, मैं कुछ भी नहीं था तब से जो है वो मेरे बड़े भाई की तरह है वो एकदम। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो इकबाल साहब, अब आपने जिस तरह से जवाब दिए हमारे सवालों के, बहुत ही अच्छे जवाब थे। इसके बाद एक रैपिड फायर मैं आपके साथ खेलना चाहूँगी। ये आजकल पॉडकास्ट में चल रहा है तो मैंने सोचा इसको डाल देती हूँ, होप कि आपको पसंद आएगा। बिल्कुल। तो मैं आपसे बहुत जल्दी सवाल करूँगी, आपको बहुत जल्दी जवाब देना है। ठीक है। आपका फेवरेट शायर? मेरा फेवरेट शायर इस वक्त जो है वो तहजीब हाफिज साहब हैं, इब्राहिम भाई हैं। अच्छा, एक शेर जो आपको हमेशा याद रहता है? अब्दुल्ला ज़रीन साहब का शेर है कि दस्तयाबी कोई मेयार तमन्ना तो नहीं, मिल नहीं पाए मगर तुम हमें दरकार तो थे। वाह, बहुत अच्छा शेर। कौन सा शायर ऐसा है जिसे आप चाहते हैं कि दुनिया पढ़े? इस वक्त की बात करें तो 3 शायर हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के जानी लखनवी साहब हैं, शादाब जावेद भाई हैं, मोइन गौहर भाई हैं। और कदीम शायरी की बात कर लें तो मैं चाहता हूँ कि पहले के दौर के जैसे परवीन शाकिर साहिबा हैं उनको लोग पढ़ें, बहुत कम उनको पढ़ा है। इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, उनको पढ़ सकते हैं लोग। अच्छा, ऐसी कोई नज़्म जो आज के दौर पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है? इफ्तिखार आरिफ साहब की नज़्म है, उसका टाइटल जो है वो कूच है, मतलब चले जाना। तो इंसानी ज़िंदगी की हकीकत ही यही है कि जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी, शीरी सुखनों के हरफ दुशनाम बेमहर ज़बानें बंद होंगी। वाह वाह। पलकों पे नमी का जिक्र ही क्या, यादों का सुराख तक न होगा। हमवारिये हर नफस सलामत, दिल पर कोई दाग तक न होगा। पामालिए ख्वाब की कहानी कहने को चराग तक न होगा। माबूद उस आखिरी सफ़र में तन्हाई को सुरखरू ही रखना, जुस तेरे नहीं कोई निगहदार उस दिन भी ख्याल तू ही रखना। जिस आँख ने उम्र भर रुलाया उस आँख को बेवजू ही रखना, जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज के दौर का सबसे ओवररेटेड शायर या शायरा? नाम लेना पड़ेगा इसमें? हाँ, आप ले सकते हैं। क्या है, अब वो इम्प्रूव कर लेंगे अगर उन्हें लगेगा तो। बहुत सारे लोग हैं जो मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता। शायरों में जैसे अजहर इकबाल साहब हैं, शायरी उनकी अच्छी है लेकिन उनको लोगों ने कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत दी, जो कि मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं। और शायरा में जैसे इस वक्त मुशायरों में मणिका दुबे साहिबा हैं, वो भी बहुत अच्छे शेर कहती हैं। लेकिन सबसे फेमस गज़ल जो उनकी है, शहर के शोर में वीरानियाँ हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयाँ हैं, उनकी तरन्नुम बहुत अच्छी है। लेकिन आप अगर नोटिस करेंगी तो उनका जो पहला मिसरा है, शहर के शोर में वीरानियाँ हैं, शहर का जो वज़न है वो 2-1 पर है। अच्छा। तो और उन्होंने जो बांधा है वो शहर पे बांध दिया, 1-2 पे बांध दिया है, तो वो मिसरा ही नहीं सही है, शहर कर दिया। जी। तो उन्होंने वो नहीं ठीक से किया, लेकिन उनको उसी गज़ल से सबसे ज़्यादा लोगों ने माना। अच्छा। तो मेरे नज़दीक तो मैं उनका नाम ले सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। होप कि वो बुरा ना माने। नहीं, बाकी वो बहुत अच्छी शायरा भी है, कवित्री भी बहुत अच्छी है वो। क्या क्लासिकल शायरी आज भी नए दौर को रिप्रेजेंट कर सकती है, जैसे आपने इसका जवाब पहले भी दिया? बिल्कुल कर सकती है। हमारे उस्ताद मोहतरम उस्मान उतरौलवी साहब का शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें दम तोड़ देती है बस एक पल में, शराबी बाप जब बच्चों से बस्ता छीन लेता है। और नई तहजीब का तूफ़ान जो आया है मगरिब से, मॉडर्नाइजेशन, नई तहजीब का तूफ़ान जो आया है मगरिब से, जिधर जाता है वो सर से दुपट्टा छीन लेता है। तो आज भी कदीम शायरी आज के दौर को बहुत अच्छी तरीके से जो है डिस्क्राइब कर रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही लाजवाब काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के IAS हैं
डॉक्टर हरिओम सर, उनका शेर है कि हटा दी तुमने सब दीवार पर से तस्वीर पुरखों की, अरे वाह। कहाँ सीखा है ये नायाब नुस्खा घर सजाने का। तो आप अपने कदीम लोगों को छोड़ करके, अपनी रिवायात को छोड़ करके आप ये सोचें कि आपको मंजिल मिल जाएगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। आप घर से निकल करके भटकते रह जाएंगे। बहुत अच्छी बात। अच्छा, जैसे एक फेमिनिज्म नाम का एक वर्ड है जो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, काफ़ी ट्रेंड पे चल रही थी पिछली बार ये चीज़ें, तो आपको क्या लगता है कि फेमिनिज्म जो चीज़ है एक्चुअली शायरी की दुनिया में ये कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती है, या शायर इससे किस तरह से जुड़ा हुआ है, किसी शायर ने इसको रिप्रेजेंट किया हो, कुछ इस तरह की चीज़? बहुत सारे अशार हैं जो फेमिनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं, और औरतों के जो हुकूक हैं और उनकी जो ज़िंदगी की जो ज़ाती जो उनकी परेशानियां हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। जैसे पाकिस्तान की रुकैया मालिक साहिबा, उनका शेर है कि मैंने सुना है जो ही मैं पैदा हुई तो माँ इस दुख से मर गई थी कि बेटा नहीं हुआ। और जब लड़कियों की जो है शादी का वक्त आता है तो उसमें भी उनका कोई अहम किरदार नहीं होता। जैसे कि किरण मुंतहा साहिबा हैं, पाकिस्तान की, उनका शेर है कि ज़बान काट के ले जाते थे बड़े सरदार, ये कायनात मेरी चुप को हाँ समझती थी। तो इस तरह से शायरी में लोगों ने बहुत ही जो है ईज़िली और बहुत ही अलग तरीके से औरत की ज़िंदगी के तमाम मसाइल को बयां किया है। जैसे किसी शायर का शेर है कि औरत को समझता था जो मर्दों का खिलौना, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है। एक किसी शायर है, उनका शेर है कि जिस नहर से करते हैं वुज़ू शहर के आबिद, मुर्दा पड़ी मिलती है उसी नहर में औरत। तो आप देखें ना कि आप सोसाइटी में कितना भी डेवलप हो जाए, आप कहाँ पे हैं, आप इस चीज़ का ख्याल रखें। वाकई। अच्छा, औरत अगर देखें, औरतों में अगर शायरा को देखें, शायरात में सिर्फ एक दो नाम हैं ऐसे जो दिखते हैं कदीम शायरात में जी। और बहुत ज़्यादा औरतें शायरी में नहीं है। किसी भी फील्ड में सबसे ज़्यादा आदमी ही देखने को मिलते हैं जी। खासकर शायरी का मैं आपसे जवाब चाहूँगी, क्यों ऐसा है कि शायरी में सिर्फ परवीन शाकिर साहिबा हैं जिनका बस कभी भी औरतों का जिक्र आता है, परवीन शाकिर साहिबा की शायरी, और कोई शायरा क्यों नहीं है? जैसे आदमियों में बहुत शायर शोरा हैं। अगर पहले की बात करें तो पहले इसके पीछे वजह ये थी कि पहले औरतों को इतना ज़्यादा मतलब राइट्स नहीं थे उनके पास कि वो घर से निकल करके और मुशायरों में जाएं, शायरी करें, क्योंकि इसको कोई अच्छा शोभा नहीं माना जाता था कि अगर घर की लड़कियां अगर शायरी करने के लिए लोगों के बीच जाएंगी तो वो घर की इज्जत के खिलाफ बात आ जाएगी। तो इस वजह से लोगों को मतलब लोग उस टाइम पर औरतों को इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन आज दौर ऐसा आया है कि वक्त बहुत तेज़ी से के साथ चेंज हुआ है। बहुत सारी शायरा ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, बहुत लाजवाब काम कर रही हैं। हाँ, तो मतलब चेंजेस जो हैं सोच के साथ मतलब इल्म और हिकमत को एक लाइन में अगर आप बयान करना चाहें तो कैसे करेंगे? मैं अगर इसका जवाब बहुत लंबा हो सकता था, लेकिन मैं आपको इजीली बताऊं। जैसे आपने पहले सवाल पूछा कि कोई ओवररेटेड शायर आप नाम लेना चाहें, तो इल्म और हिकमत का सीधा मतलब ये है कि मुझे इल्म है, मेरे पास बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो ओवररेटेड शायर हैं, मुझे पता है, लेकिन मेरी हिकमत ये है कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ सबका। तो इल्म और हिकमत के बीच में यही बहुत अच्छा जवाब। आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है, लिखना या समझना? मेरे नज़दीक लिखना और समझना एक नज़रिए से देखें तो दोनों मुश्किल है, लेकिन समझना ज़्यादा मुश्किल है। अगर किसी शेर को सिर्फ एक नज़रिए से समझ रहे हैं तो आप आम इंसान हैं, लेकिन अगर आप उसको 10 तरीक़ों से, 10 नज़रिए से अगर आप उसको समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये शेर 10 तरीक़े से ज़िंदगी की प्रोसेस में अप्लाई हो सकता है, तो आप उस लेवल पर जाके समझ सकते हैं। और जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लिखने की कोशिश करने लगेंगे और लिखने भी समझना इम्पोर्टेंट है पहले। जी। अच्छा, एक शायर जिसको लोग कम समझ पाते हैं? शायर के साथ मरहला ही यही है कि शायर को लोग कम समझ पाते हैं। शायर के साथ दिक्कत ये है कि शायर जब दुनिया से चला जाता है तो लोग उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। मिसाल के तौर पर मुनव्वर राना साहब है, राहत इंदौरी साहब है, इन लोगों की ज़िंदगी में लोगों ने इनको बेइंतहा इज़्ज़त दी, बहुत ज़्यादा माना, जो कि ये काबिल एहतराम शख्सियत थे। लेकिन जब ये लोग दुनिया से चले गए तब लोगों को एहसास हुआ कि हाँ, ये लोग कोई इंसान नहीं, ये लोग ज़मानत है। तो शायरों के साथ मसला ये है कि जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो लोग उनके लिए परेशान होते हैं और सोचते हैं कि यार बहुत कोई नुकसान हो गया हमारे साथ। आपके नज़दीक अदब का एक बुनियादी फ़र्ज़ क्या है? अदब का बुनियादी फ़र्ज़ ये है कि सोसाइटी में कोई ना कोई चेंज ज़रूर है। अगर पानी ठहरा हुआ है तो फिर पानी ठीक नहीं होगा। अगर आप
अदब का सबसे बड़ा रोल ही यही है कि आप सोसाइटी में चेंज लेकर के आएँ और आपके काम से, आपके फ़र्ज़ से लोगों के बीच असर पड़े। अगर असर नहीं आ रहा है तो फिर वो अदब आपकी जिम्मेदारी आप बखूबी नहीं निभा रहे। जैसे जिंदा रखने का, दिलों को जिंदा रखने का एक फर्ज जो है शायर अदा करता है। बिल्कुल। शेर को कंप्लीट करना है, जो मैं शेर पढ़ूंगी, ये अगला सेगमेंट है। तो मैं आपसे कुछ अशार हैं जिनके पहले मिसरे में पढ़ूंगी, आपको कंप्लीट करना है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये अल्लामा इकबाल का सबसे कंट्रोवर्शियल शेर है। क्यों? और पूरी दुनिया में इसके खिलाफ कंट्रोवर्सी बहुत हुई, क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब को लोग वली मानते हैं। तो उसके पीछे वजह ये है, शेर के पीछे तो लोग ये कहते हैं अल्लामा इकबाल को पढ़ने से लोग छुटकारा पा जाते हैं। वो ये कह के कि अरे वो तो वली थे, इस वजह से वो छुटकारा पा जाते हैं कि उनको पढ़ना ना पड़े। अल्लामा इकबाल तो वो थे कि जिन्होंने कहा था कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। तो आप ये नहीं कि आप बाहर जंग हो रही है और आप बैठ के लोगों को अंदर दर्स दे रहे हैं। लोगों ने इस शेर को उठा करके बहुत ज़्यादा मतलब हंगामा किया कि अल्लामा इकबाल जैसा शायर ये कैसे कह सकता है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदा के सामने बंदे की हैसियत क्या है, खुदा बंदे से कैसे पूछ सकता है। लोगों ने इस बात पर बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी दिखाई कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन अल्लामा इकबाल को आप पढ़िए ना, जिन्होंने ये भी कहा था कि अरे मनफिरत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। आप उस पर कंट्रोवर्सी क्यों नहीं उठा रहे? जब आपके ऊपर बात आई तो आप खामोश हो गए। हाँ। और जब छुटकारा लेना हुआ कि हाँ हम लोग नहीं पढ़ सकते, वो वली अल्लाह अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं आमतौर पर। उनका तो मेरे ख्याल से जब शिकवा आया था तो भी बहुत कंट्रोवर्सी छिड़ी थी। इसी जवाब में उन्होंने जवाब शिकवा लिखा था। अगला शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए। जिगर साहब एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुफ्ते खुबार हूँ। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। मसाला फूल का है, फूल किधर जाएगा। बहुत अच्छा। अब एक छोटा सा राउंड और है, मैं आपसे कुछ शोरा के नाम लूंगी, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, फिर मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। अब कौन जीतता है वो बहुत मुश्किल काम है। हाँ मुश्किल काम है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये मुश्किल काम हमारे पॉडकास्ट में करें। तहजीब हाफी या अब्बास ताबिश? तहजीब हाफी। तहजीब हाफी या इफ्तिकार आरिफ? मेरे तो दोनों पसंदीदा हैं, लेकिन फिर भी मैं तहजीब हाफी के साथ। तहजीब हाफी या नसीर तुराबी? नसीर तुराबी साहब। नसीर तुराबी या इकराम आरफी? इकराम आरफी साहब। इकराम आरफी या परवीन शाकिर? परवीन शाकिर साहिबा। परवीन शाकिर साहिबा या वसीम बरेलवी साहब? परवीन शाकिर साहिबा। परवीन शाकिर साहिबा या फिर मुनव्वर राना साहब? मुनव्वर राना साहब। मुनव्वर राना साहब। कंट्रोवर्सी होगी लेकिन फिर भी ओके, आपको पसंद है जाती, ये तो जाती चीज़ है ना। मुनव्वर राना साहब या राहत इंदौरी साहब? दोनों ही पसंदीदा हैं, दोनों में से किसी एक नहीं चुन सकते आप। पर्सनल रिलेशन पर्सनल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। भाई जो मुनव्वर राना साहब, राहत इंदौरी साहब या फिराक गोरखपुरी साहब? मुनव्वर राना, राहत इंदौरी या फिराक गोरखपुरी साहब, तीनों में से कोई एक। इन दोनों को एक साइड रख दिया आपने, चुना ही नहीं ना। हाँ, तो मुनव्वर राना साहब, राहत इंदौरी साहब एक तरफ और फिराक गोरखपुरी साहब। मैं उन दोनों को ही लेके चलता हूँ। अच्छा, मुनव्वर राना, राहत इंदौरी साहब या जिगर मुरादाबादी? जिगर मुरादाबादी साहब। जिगर मुरादाबादी साहब या अल्लामा इकबाल साहब? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल साहब या बशीर बदर साहब? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल साहब या मुनीर नियाजी साहब? अल्लामा इकबाल साहब। अल्लामा इकबाल साहब या अहमद फराज साहब? दोनों ही पसंदीदा है वैसे तो। अल्लामा इकबाल साहब। मुझे लगता है मैंने गलत नाम ले लिया पहले। ठीक है, अल्लामा इकबाल साहब या जॉन एलिया साहब? चले जॉन एलिया साहब। इस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, इस पे भी होगी, दोनों पे। जॉन एलिया साहब या साहिर लुधियानवी साहब? जॉन एलिया साहब। जॉन एलिया साहब या फैज अहमद फैज साहब? फैज अहमद फैज।
फैज़ अहमद फैज़ साहब या मीर तकी मीर साहब? मीर तकी मीर साहब या फिर मीर अनीस? मीर तकी मीर साहब। मीर तकी मीर साहब या मिर्ज़ा गालिब? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब के आगे तो मेरे ख्याल से उर्दू जी, शायरी का उसके कोई बाद तो कोई नाम ही नहीं रह जाता। नाम। ठीक है, अब कुछ और सवालात हैं जो वही छोटे शॉर्ट आंसर्स आपको देने हैं। अगर आपको उर्दू अदब में 3 सबसे अजीम शायरों का नाम चुनना हो तो कौन होंगे? इस दौर की बात करें अगर तो मेरे नज़दीक 3 बड़े शोरा के नाम, जैसे कि इफ्तिखार आरिफ साहब जो हैं वो गज़ल के मामले में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया और बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं। उनकी गज़ल का मतलब है कि तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं, मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये जो सब तेरे नज़र आते हैं ये सब तेरे नहीं। और नज़मों के मामले में मैं मानता हूँ कि तहज़ीब हाफिज़ साहब से इस वक्त उनके अलावा कोई और नाम मुझे दिखता नहीं। वैसे नज़मों के मामले में बहुत अच्छा काम और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन तहज़ीब हाफिज़ साहब के पास जो तरतीबें हैं नज़मों में वो कहीं और नहीं पाई जाती। और फिर तीसरा नाम तरन्नुम के मामले में उस्ताद तरन्नुम पाकिस्तान के शायर है इकराम आरफी साहब, उनको तरन्नुम का बादशाह कहा जाता है, तो तरन्नुम के लिए वो नाम मैं प्रेफर करूँगा। हमारे हिंदुस्तान में कोई है तरन्नुम में अच्छा? हिंदुस्तान में अमृतांशु भाई हैं और हमारे यहाँ के हमारे यहाँ के शादाब जावेद साहब हैं और भी एक नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो बादल शर्मा की वाइफ हैं, वो उनकी आवाज़ मैंने पिछले दिनों सुनी, बहुत लाजवाब उनका भी कलाम रहता है तरन्नुम में। बहुत अच्छा। एक ऐसा शायर जो इंसानी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे बयान करता है? दो तीन शायर हैं, जैसे कि अहमद अब्दुल्ला साहब हैं, ज़िया मस्कूर साहब हैं, पाकिस्तान के सब नौजवान शायर हैं आज के दौर के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि ज़िया मस्कूर साहब का शेर है कि किसने कितना फासला रखा गले मिलते हुए, अपने कपड़े देख ले और मेरे कपड़े देख ले, अब बोरियत से तंग आकर खुदकुशी करने से कब्ल ज़िंदगी की फ़िल्म थोड़ी आगे करके देख ले। बहुत अच्छा है। तो ये लोग जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के यंग जो शायर आ रहे हैं, जो शायर हैं, उन्हें क्या आप एक नसीहत देना चाहेंगे? मैं ख़ुद को जो है बहुत अहम नहीं मानता। मैं तो इन लोगों बड़े लोगों के सामने मेरी अहमियत उनके नक्शे कफ़े पा के बराबर भी नहीं है। फिर भी मैं छोटे भाई की हैसियत से अगर कोई नसीहत देना चाहूँ एडवाइस के तौर पर, तो मैं बस इतना कहूँगा कि जितना हो सके आप पहले असातिज़ा को पढ़ लें। अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है पढ़ने में, तो पहले आसान शायरी से शुरू कर लें। जैसे कि आसानियों के लिए आप चाहें तो नासिर काज़मी साहब से शुरू कर सकते हैं, और आप आज के दौर में शारी कैफ़ी साहब से शुरू कर सकते हैं। आप पहले छोटी बहर से आसान चीज़ों से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे करते करते आप मुश्किल तक भी पहुंच जाएंगे और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं पेश आएगी। तो पहले आप पढ़ लें, बहुत अच्छी तरीके से असातिज़ा को पढ़ लें, सारी जानकारी हासिल कर लें, फिर उसके बाद आप शायरी में उतरें। जब आप ज़्यादा पढ़ करके थोड़ा लिखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ, आपने काम अच्छा किया है। बहुत अच्छी बात। अब एक फ़न टास्क ये है कि आपको एक शायर को, जो मशहूर शायर हो कोई जिन्हें लोग सुनना पसंद करते हो, उनको कॉल करना है और उनको कोई मशहूर शेर या कोई छोटी सी गज़ल सुननी है। तो प्लीज़ आप अपना फ़ोन उठाएं और किसी शायर को फ़ोन करें। किसको फ़ोन करना पसंद करेंगे आप? इब्राहिम भाई को ही करूँगा। अच्छा, ठीक है। इस वक्त उठा लेंगे वो फ़ोन? मुश्किल है, लेकिन ट्राई करते हैं। ठीक। स्पीकर पे कर? हाँ, स्पीकर पे रख दीजिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं कह रहा था कि मैं पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ, तो आपको जो है अपना जो है कोई फेमस शेर या गज़ल सुनानी होगी, तो भाई आज जो है जिम्मेदारी की बात है, आप सुना दें, मेहरबानी होगी। आपके कहने पर तो कुरान सुना देंगे हम यार। जी जी, चले गज़ल सुनाओ। कोई गज़ल सुना जी बता बिल्कुल, दीजिए इरशाद। पर पॉडकास्ट में। शर्मिंदगी में उम्र बसर कर रहे हैं हम, शर्मिंदगी में उम्र बसर कर रहे हैं हम, ये काम था तुम्हारा मगर कर रहे हैं हम, वाह। ऐसे भटक रहे हैं तुम्हारी तलाश में, ऐसे भटक रहे हैं तुम्हारी तलाश में, दुनिया समझ रही है सफर कर रहे हैं दुनिया हम। समझ। क्या कहने भाई, वाह वाह एक वाह। ये इनकी वो भी चल रही है, पीना अभी न छोड़ मुलाकात की शराब, मुद्दत के बाद तुझ पे असर कर रहे हैं हम। क्या कहने भाई, वाह। एक और शेर होने लगा है इश्क के मारे हुए से इश्क, वाह। होने लगा है इश्क के मारे हुए से इश्क,
टूटे हुए मकान में घर घर कर कर रहे रहे हैं हैं आप। हम। भाई एक सेकंड दीजिए बात कर। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, मैं सबा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, सबा कैसी हैं मैं आप? ठीक हूँ। आपका एक गजल का एक मतलब और एक शेर सुना दीजिए। रंजो अलम दम बदम, कुछ इस तरह से था ना। हर शाम पागल भी हो गए तो तेरा गम। शाम रंजो अलम दम बदम हुआ, वाह, हर एक शाम रंजो अलम दम बदम हुआ, पागल भी हो गए तो तेरा गम न कम कम हुआ। पागल भी हो गए तो तेरा गम न कम हुआ। बहुत अच्छा, उसकी खुशी में हो गए इस बार भी शरीक, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत जलील के लिए मोहतरम हो। मोहतरम हुआ। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब आपका। बहुत शुक्रिया और ऐसे कंटिन्यू रखिए अपना पॉडकास्ट। ठीक है भाई, शुक्रिया। इंशाल्लाह बात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए, तो ये तो इब्राहिम साहब थे, आपने इनकी जी। शायरी सुन ली। मुझे भी काफ़ी पसंद है ये जी। इनफैक्ट। और अब मैं चाहती हूँ कि आप कुछ एक दो गज़लें अपनी सुना दें, तो बिल्कुल। पॉडकास्ट आखिरी अंजाम तक पहुँच जाएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नया ही सुनाऊं। हाँ जी, बताइए। एक मतलब एक शेर आप सुनाता हूँ। अभी पिछले दिनों कहा था कि कहाँ गुजारी थी कहाँ तुमने गुजारी वो थी? शाम मत लिखना। हाँ, कहाँ कहाँ गुजारी थी तुमने वो शाम मत लिखना। मेरी कहानी में औरों का नाम मत लिखना। वाह। मेरी कहानी में औरों का नाम मत लिखना। मैं खुद को बेचने निकला हूँ सिर्फ घाटे में। मैं खुद को बेचने निकला मैं खुद को बेचने निकला हूँ सिर्फ घाटे में। बहुत अच्छा। सो इसलिए मेरे माथे पे दाम मत लिखना। अरे वाह, बहुत सो इसलिए मेरे माथे पे दाम मत लिखना। एक नई गज़ल का मतलब है कि मरहला मेरी वफ़ा का यूं हुआ सबसे अलग। अरे वाह। मरहला मेरी वफ़ा का यूं हुआ सबसे अलग। मैं निभाकर रस्म दूरी हो गया सबसे अलग। बहुत अच्छा। मैं निभाकर रस्म दूरी हो गया सबसे अलग। और शेर है कि इसमें ना थी एक तरफा रफ़ाक़त ना हुआ हिजरो विसाल। बहुत अच्छा। ना थी एक तरफा रफ़ाक़त ना हुआ हिजरो विसाल। तजुर्बा इस इश्क में हमको हुआ सबसे अलग। बहुत अच्छा। तजुर्बा इस इश्क में हमको हुआ सबसे अलग। और शेर है कि रिश्ते वालों की सफ़ों में रिश्तेदार आने लगे। रिश्ते वालों की सफ़ों में रिश्तेदार आने लगे। उसको खोने की मिली हमको सज़ा सबसे अलग। बहुत अच्छा। उसको खोने की मिली हमको सज़ा सबसे अलग। और एक पुरानी गज़ल का एक मतलब एक शेर, आप कुछ शेर सुना देता हूँ उसके कि हम उन्हें फिर याद आएं ये ज़रूरी तो नहीं। हम उन्हें फिर याद आएं ये ज़रूरी तो नहीं। जाने वाले लौट आएं ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत अच्छा। आम तौर पर मैं ये गज़ल नहीं सुनाया करता क्योंकि इसमें मिसरे जो है मुश्किल हैं, तो इस वजह से मैं गुरेज करता हूँ। नशिस्त में ज़्यादातर पढ़ता हूँ। इसमें शेर है कि कासाए ज़हने मुसलसल रह गया खाली मेरा। कासाए ज़हने मुसलसल रह गया खाली मेरा। अब इसे भी बेच खाएं ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत अच्छा शेर है। अब इसे भी बेच खाएं ये ज़रूरी तो नहीं। और जहन की गहराइयों में रुक भी सकते हैं ख्याल। अरे वाह। जहन की गहराइयों में रुक भी सकते हैं ख्याल। रोज़ आएं रोज़ जाएं ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत अच्छा शेर है। और शेर है कि कागज़ों के जिस्म लेकर बादलों के शहर में। कागज़ों के जिस्म लेकर बादलों के शहर में बारिशों में भीग जाएं ये ज़रूरी तो नहीं। क्या शेर है। बारिशों में भीग जाएं ये ज़रूरी तो नहीं। खामोशी से उनका मातम हम शबे हिजरा करें। अरे खामोशी से उनका मातम हम शबे हिजरा करें। घर का घर सर पे उठाएं ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत अच्छा शेर। और इसमें शेर है कि ब्राह्मणों शेखों पुजारी दर्स दादन बा हमें। हर दफ़ा ही सच पढ़ाएं ये ज़रूरी तो नहीं। और मक्ता है कि यूसुफिस्ताने जहाँ आबाद होता है तो हो। यूसुफिस्ताने जहाँ आबाद होता है तो हो। हम भी अब खुशियाँ मनाएं ये ज़रूरी तो नहीं। जाने वाले लौट आएं ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत खूबसूरत ये गज़ल, बहुत खूबसूरत है। हर एक शेर अच्छा। मैं ज़्यादातर यही देखती हूँ कि कुछ गज़लें होती हैं बस एक दो शेर अच्छे, फिर ज़बरदस्ती के शेर होते हैं, लेकिन ये खासकर मुझे लगी कि हर शेर इसका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया मोहब्बत। तो अब हमारे पॉडकास्ट का आखिरी सेगमेंट है एक। जी। उस सेगमेंट में करना क्या होगा, अब हमें हमारे रोल रिवर्सिबल करने होंगे। ठीक। कुछ सवालात एज अ होस्ट आपको मुझसे पूछने होंगे। बेहतर। मैं भी थोड़ा सा लुत्फ लेना चाहती हूँ गेस्ट बनने का। तो कुछ जो आपके जहन में आते हैं वैसे सवालात
जो कुछ भी सवालात आपके जहन में आते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब आप हैं हमारे होस्ट और मैं हूँ गेस्ट। सवाल ये है मेरा कि जैसे आप एक होस्ट होने के साथ साथ एक अच्छी सोच रखने वाली इंसान भी हैं, तो आपके नज़दीक एक गुफ्तगू की पहचान क्या है आपके नज़दीक? एक गुफ्तगू की अच्छी गुफ्तगू जी, अच्छी गुफ्तगू की पहचान अगर ज़ाती गुफ्तगू है, जैसे दो लोगों के दरमियान ज़ाती गुफ्तगू हो रही है जी, तो उसमें अच्छी गुफ्तगू मैं उसे ही कहूँगी कि उनके आपस के जो मसाइल हैं वो सुलझ जाएं, उन्हें एक दूसरे की बात समझ में आ रही हो, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए उस गुफ्तगू से, वो ज़ाती गुफ्तगू। जैसे अब हमारे बीच में जो गुफ्तगू हो रही है ये ज़माना देखने वाला है इंशाल्लाह, और ये एक पॉडकास्ट का है, तो ये हम लोग ऑडियंस के लिहाज से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम उनको पहुँचाएँ। तो इस गुफ्तगू में ऐसा होना चाहिए कि कुछ ना कुछ नॉलेज प्रोजेक्ट होने चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी बातें लोगों तक पहुँचे। सिर्फ एंटरटेन करना मेरा मकसद नहीं है, मैं चाहती हूँ कि लोग हमारे पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखें। तो यही एक अच्छी गुफ्तगू होती है कि लोग सुने और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। मेरा सवाल दूसरा ये है कि जैसे कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया, तो मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को या जिस इंसान को आप यहाँ पे बुलाती हैं उनको मतलब उनके तजुर्बात के बेसिस पर या हुनर या पर्सनैलिटी, 3 चीज़ों में से आप क्या देखती हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको मौका नहीं दिया, आपने हमें मौका दिया आपसे सवाल पूछने का। और अगर मैं किसी को बुलाती हूँ तो हम लोग पहले, अभी जो हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है उसमें हम लोग बहुत ही ख्याल रखते हैं कि हम जिन्हें भी बुलाएं वो अपने फील्ड में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हों लोगों के ऊपर, एक अच्छा उनका रिफ्लेक्शन हो लोगों की नज़रों में, उनकी बात सुनी जाए, उन्हें बात करने का तरीका आता हो। तो मैं यही ख्याल रखती हूँ, इसीलिए हम लोग बहुत लंबी लंबी लिस्ट तैयार करते हैं, उसमें से बहुत नाम काट देते हैं। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं आजकल खुद भी आने के लिए, तो ये एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज कह लीजिए। हालांकि मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती, लेकिन हम एक मयार रखना चाहते हैं। बहुत मुश्किल फैसला होता है। हाँ, एग्जैक्टली, कि लोग फ़ोन करते हैं, किसी के थ्रू करवाते हैं, कोई दोस्त भी है तो कहते हैं कि हमें पॉडकास्ट में बुला लीजिए। मैं किसी को यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, लेकिन मसला ये होता है कि मैं चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ की समझ, आप एक चीज़ जानते हैं ना कि मैं आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख रही हूँ, तो वो निचोड़ होता है, किसी का एक्सपीरियंस जो होता है ना वो निचोड़ है, तो वही निचोड़ हम लोगों तक पहुँचाएँ, लोग आसान ज़बान में आसानी से चीज़ें सीख लें। तो बेहतर यही रहेगा कि मैं आप कनेक्ट कर देती हैं लोगों को। हाँ, हर फील्ड में वो इंसान, जैसे सपोज कीजिए आप शायरी की फील्ड से हैं, अब मेरा अगला टारगेट कोई डॉक्टर हो सकता है, IAS ऑफिसर या पॉलिटिशियन हो सकता है, टारगेट इन द सेंस बुलाने के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि लोग हमारे पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखें। तो पर्सनालिटी भी होनी चाहिए उसकी अच्छी, लाइक पर्सनालिटी को मैं इस नज़रिए से देखती हूँ कि वो अपनी बात को अच्छे से कह रहा हो, उसे जाहिर करने का तरीका आता हो, बात अच्छी करता हो। तो तजर्बा, पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस, सब सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक्सपीरियंस और तजर्बा की चीज़ें। अच्छा, जैसे कि आप मुझे जहाँ तक के आपके बारे में इल्म है, आप बायोटेक्नोलॉजी जैसे फील्ड से काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं। तो मेरा एक बहुत अजीब सा सवाल है कि क्या साइंस और आर्ट एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं? हाँ, करते हैं। अगर मैं इसका छोटा सा जवाब दूं तो मैं अक्सर जो है ना साइंस के बीच में कहीं ना कहीं आर्ट देख लेती हूँ, आर्ट के बीच में कहीं ना कहीं साइंस देख लेती हूँ। तो साइंस हैज़ आर्ट एंड आर्ट हैज़ साइंस, ये चीज़ें जो होती हैं ना, मतलब इंटरकनेक्टेड है। इनफैक्ट साइंस या आर्ट ही क्या, मैं तो ये सोचती हूँ कि दुनिया में हर एक चीज़, साइकोलॉजी हो, साइंस हो या फिलोसफी हो या फिर कोई भी चीज़ मान लीजिए A to Z, शायरी से लेकर साइंस से लेकर कुरान, मैं अगर कुरान की बात करती हूँ तो उसको भी मैं साइंस आर्ट सब में कनेक्ट कर देती हूँ जो चीज़ें पढ़ती हूँ। तो मेरे लिए पूरी दुनिया जो है ना, ये पूरा जाल है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है चीज़ें। सही है। तो मैं हर चीज़ को कनेक्ट करके चलती हूँ। अगर मैं ऐसा अभी मैं PhD कर रही हूँ, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं एक साइंटिस्ट भी रहूँगी। तो मैं ये नहीं सोचती कि अगर मैं PhD कर रही हूँ तो मुझे उस फील्ड में बिल्कुल एक महदूद रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हर फील्ड में इंसान को हुनर आजमा लेना चाहिए। सही है। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर आपको अपने पॉडकास्ट से कोई एक चेंज करना हो सोसाइटी में तो क्या होगा? जैसे मैंने आपको अभी जवाब दिया था कि मैं चाहती हूँ कि अच्छे लोग पॉडकास्ट में आएँ, जिससे अच्छे इन द सेंस नॉलेजेबल, तजर्बेकार और सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। फॉर एग्जांपल बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हम लोग कर सकते हैं पॉडकास्ट। आपने अदब के बारे में बात की, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ही तो हुआ।
जी। कि हम लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, लोग फिर हमारे पॉडकास्ट को सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा जाए, ठीक, चीज़ें उनकी सही है। बेहतर चली जाएं ज़िंदगी में। बाकी मेरा सवाल ये है कि आप, ये थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आप किन लोगों को अपने पॉडकास्ट में नहीं बुलाना चाहती हैं? ऐसा कोई नाम तो नहीं है कि मैं उसको नहीं बुलाना चाहूँगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग बहुत ओवररेटेड होते हैं बाज़ दफ़ा, लोग असल माने में बस सिर्फ एंटरटेन कर रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लोग उनको देखना भला लाइक हालांकि पसंद करते हैं कि कोई कुछ भी कर रहा है, शायरी कर रहा है, डांस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। मैं किसी भी हुनर को गलत नहीं कह रही यहाँ पर, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इंसान की चीज़ से कुछ सीख मिलनी चाहिए। सिर्फ एंटरटेन करने के लिए मैं यहाँ पे बुला लूँ, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहूँगी जो ओवररेटेड हैं। सोशल मीडिया पे उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हों भले ही, लेकिन मैं पॉडकास्ट में बुलाने लायक नहीं समझूंगी अनलेस उनके अंदर कोई काबिलियत ना हो जो हम सोसाइटी तक पहुँचा पाएँ। ये चीज़ है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप अपने पॉडकास्ट में किसको बुलाना चाहेंगी, कौन से ऐसे पर्सनालिटी? हाँ, तो मैं अपने पॉडकास्ट में 2-3 लोग ऐसे हैं जो मैं बहुत दिल से चाहती हूँ आ जाएं मेरे पॉडकास्ट में। जैसे कौन कौन? एक मेरे ख्याल से नाम लेना, चलो ठीक है मैं ले देती हूँ। एक आरजे साइमा है, मुझे वो काफ़ी पहले से मैं उनको सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो, तो उनको बुलाना चाहती हूँ मैं। बाकी तो अगर मैं बड़े नाम लूँ तो वो तो मेरी पहुँच से बाहर है, शाहरुख, सलमान, इस तरह के नाम तो मैं खैर क्या ही लूँ, लेकिन हाँ आरजे साइमा को मैं बुलाना चाहती हूँ, वो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। एक इब्राहिम आपने जिक्र किया, तो इब्राहिम अली ज़ीशान को मैं बुलाना चाहूँगी पॉडकास्ट। तो इंशाल्लाह वो अब की आएंगे, मैं बात करेंगे, गुजारिश करूँगा, ठीक है। कहूँगा कि आप। और भी लोग हैं जो मुझे पसंद हैं, खैर ऐसा मैंने नाम सोच के नहीं रखे। अबरार भाई, अबरार काशिफ भाई, मुझे वो काफ़ी पसंद है वो। तो बस ये लोग हैं जो मेरी नज़र में है कि मैं इनको बुलाऊं अभी। आपके लिए सबसे पसंदीदा शायर आपका कौन है? मेरा पसंदीदा शायर, कदीम शायरों में बात करें तो मेरे वन एंड ओनली अल्लामा इकबाल साहब रहे हैं बचपन से। मैंने बहुत सुना है, पापा ने बचपन से सुनाया है। सुभान अल्लाह। और अभी नौजवान शोरा में बात करते हैं तो इब्राहिम अली ज़ीशान, मैं जैसा आपने उनकी तारीफ़ की, खैर ऐसा मतलब मैं भी इस चीज़ को गारंटी के साथ पूरे होशो हवास में बोल सकती हूँ कि इब्राहिम अली ज़ीशान हिंदुस्तान के नौजवान शायरों में सबसे बड़ा शायर है और उनका कोई कंपटीशन नहीं है। इंडिया में कोई कंपटीशन इब्राहिम अली ज़ीशान का नहीं है। और इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त के, अगर लोगों ने उन्हें पीछे ना ढकेला जिस तरह से किया जा रहा है, तो बहुत बड़े शायर बनेंगे इंशाल्लाह। तो अब चलते चलते आप अगर अपना कुछ कलाम अगर सुना दें हम लोगों को तो खुशी होगी। एक गज़ल है, इसको मैं आपको सुना देती हूँ, मेरे ख्याल से आपको पसंद आए। मैं तेरी मोहब्बत भी कहाँ ढूंढ रही हूँ, मैं तेरी मोहब्बत भी कहाँ ढूंढ रही हूँ, मैं तेरी मोहब्बत भी कहाँ ढूंढ रही हूँ, एक दश्त में दरिया का निशान ढूंढ रही हूँ। क्या कहने हैं, एक दश्त में दरिया का निशान ढूंढ रही हूँ। मैं जानती हूँ तुमको मोहब्बत नहीं होगी, मैं जानती हूँ तुमको मोहब्बत नहीं होगी। सहरा में मगर आबे रवां ढूंढ रही हूँ। क्या कहने हैं, वाह। मैं जानती हूँ तुमको मोहब्बत नहीं होगी, सहरा में मगर आबे रवां ढूंढ रही हूँ। हसरत से कहाँ तक रहा है रास्ता वो भी, हसरत से कहाँ तक रहा है, हसरत से कहाँ तक रहा है रास्ता वो भी, शिद्दत से उसे मैं भी कहाँ ढूंढ रही हूँ। क्या कहने हैं, वाह। शिद्दत से उसे मैं भी कहाँ ढूंढ रही हूँ। अरसे से जो खामोश है उस दिल का कहे हाल, अरसे से जो खामोश है उस दिल का कहे हाल। मुद्दत से मैं एक ऐसी ज़बान ढूंढ रही हूँ। क्या कहने हैं, वाह। मुद्दत से मैं एक ऐसी ज़बान ढूंढ रही हूँ, जिस जहाँ नहीं मौजूद तेरा साया हस्ती, जिस जहाँ नहीं मौजूद तेरा साया हस्ती, जिस जहाँ नहीं मौजूद तेरा साया हस्ती, उस सिमत तेरे नामो निशान ढूंढ रही हूँ, उस सिमत तेरे नामो निशान ढूंढ रही हूँ। वाकिफ़ हूँ तेरी गर्दिश रफ्तार से लेकिन, वाकिफ़ हूँ तेरी गर्दिश रफ्तार से लेकिन, वाकिफ़ हूँ तेरी गर्दिश रफ्तार से लेकिन, छोड़ा था जहाँ तुमको वहाँ ढूंढ रही हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तेरी मोहब्बत भी कहाँ ढूंढ रही हूँ, क्या कहने, एक दश्त में दरिया का निशान ढूंढ रही हूँ। एक ये शेर है, एक शेर, एक मतलब और 2-3 अशारों सुना देती हूँ फिर ज़हमत के तमाम। अरे नहीं, रिश्ते हैं कहने को तो उल्फत मगर नहीं है, रिश्ते हैं तो कहने को मगर
उल्फत मगर उल्फत मगर नहीं है। रिश्ते हैं कहने को तो उल्फत मगर उल्फत नहीं मगर है। नहीं है। उजड़ा हुआ मकान है ये कोई घर नहीं है। क्या कहने हैं, वाह। ये आज के ज़माने में जब मैं जी। देखती हूँ, उजड़ा हुआ मकान है ये कोई घर नहीं है, सब जानते हैं किसने छलनी किए हैं सीने। सब जानते हैं किसने छलनी किए हैं सीने, इन सारी साजिशों की किसको खबर खबर नहीं है। इन सारी साजिशों की किसको खबर नहीं है कि सब अता है मुझको रब की तरफ से मेरे। ये सब अता है मुझको रब की तरफ से मेरे। मैं जो भी कह रही हूँ मेरा हुनर नहीं। क्या बात है, वाह। ये अहमद की शायरी है। बहुत खूब। मैं जो भी कह रही हूँ मेरा हुनर नहीं है। ये शेर सुनिएगा। कीमत है देनी पड़ती रहने को छत की खातिर। कीमत है देनी पड़ती रहने को छत की खातिर। जिस घर में रह रही हूँ वो मेरा घर नहीं है। जिस घर में रह रही हूँ वो मेरा घर नहीं है। इस जिंदगी पे तेरी लानत हो यार लानत। इस जिंदगी पे तेरी लानत हो यार लानत। इस जिंदगी पे तेरी लानत हो यार लानत। जालिम को रोकने की हिम्मत अगर नहीं है। क्या कहने, जालिम को रोकने की हिम्मत अगर नहीं है। हाँ, तो इकबाल साहब बस यही गज़लें थी जो मैं चाहती थी कि आप सुने। इससे बेहतर तो खैर कुछ है ही नहीं मेरे पास। कलाम बहुत काबिल तारीफ। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने होस्ट किया, एज अ गेस्ट भी और एज अ होस्ट भी आप हमारे अच्छा लगा पॉडकास्ट में आए। बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात करके। तो दोस्तों, ये थे इकबाल यूसुफ साहब और आप देख रहे थे द स्टेलर्स पॉडकास्ट। अगर आप हमारे पॉडकास्ट को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमारे पॉडकास्ट को इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे और इकबाल साहब के पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।